नमस्कार दोस्तों। जैसे ही आप अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने जॉब की ओर बढ़ते हैं, पहला जॉब मिलता है, तो जो पहला चीज आपको आपका मम्मी पापा या आपका रिलेटिव्स पूछता है कि क्या आपने फाइनेंस प्लान कर लिया। ये चीज स्कूल और कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। जो पहला सवाल है, व्हाई डू वी नीड अ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट है जो कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज लाइफ में होता है उसे टैकल करने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बहुत सारे चीज आती है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका सेविंग्स, आपका एक्सपेंडिचर, आपका कोई भी एसेट आप जब खरीदते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, ये सब कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 सिंपल इजी टू फॉलो स्टेप्स जो आपको मदद करेगा अपने पर्सनल फाइनेंस को प्लान करने में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पॉइंट नंबर 1 पे है इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेशियो। हम जैसे ही अपना जो पहला अर्निंग है वो करना चालू करते हैं, तो जो पहला चीज हमारे दिमाग में आता है, हम अपने पैसा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। लेकिन क्या इसका कोई रेशियो है? कौन सा परसेंटेज आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए या इक्विटी में लगाना चाहिए, और कितना परसेंटेज आपको डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीएफ, एफडीज में लगाना चाहिए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो, और वो रूल ये है 100 माइनस योर एज। फॉर एग्जांपल, अगर आपका उम्र 20 साल है, then 100 minus 20 is 80. That mean 80% ऑफ योर कॉर्पस, जो भी 80% पैसा आपके पास है, वो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और रेस्ट 20% आपको डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका उम्र 30 ईयर्स है, तो आपको 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 30% इन्वेस्ट करना चाहिए डेट इंस्ट्रूमेंट में। ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कोई भी फॉलो कर सकता है और अपना फाइनेंस को प्लान कर सकता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप इस जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट या परसेंटेज है उसे कम या ज्यादा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होना सबके पास बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के दिन पे, पैंडेमिक के टाइम पे सबको इमरजेंसी फंड का अहमियत अच्छे से पता चल गया होगा। अभी आप पूछोगे कि ये इमरजेंसी फंड क्या होता है। बेसिकली कुछ नहीं, आपका जो 6 महीने का सैलरी है वो आप कोई एक सेविंग्स अकाउंट या एक लिक्विड फंड में रखिए। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि एक साथ 6 महीने का सैलरी कहीं से उठा के डाल दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने जो सैलरी है उसे सेव कीजिए। मे बी 10% ऑफ द अमाउंट जो आपको मिलता है वो अपने इमरजेंसी फंड में रखिए और एक कॉर्पस क्रिएट कीजिए। और ये पैसा आप सेविंग्स में भी रख सकते हो या आप अपनी जो लिक्विड फंड है उस पर भी डाल सकते हो। अगर आप आपका इमरजेंसी फंड कोई बैंक अकाउंट में रख रहे हो, एक चीज जरूर ध्यान में रखना, जो डेबिट कार्ड है ना उस अकाउंट का, वो मत लेना। डेबिट कार्ड अगर है भी आपके पास, काट के फेंक देना, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। कभी भी हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ता है तो हम देखते हैं कहां से इजीली पैसा मिलेगा। अगर आप उस चक्कर में इमरजेंसी फंड से कुछ पैसा उठा लेते हो तो इमरजेंसी फंड का जो पर्पस है ना वो खराब हो जाएगा। वो जो पूरा फंड है वो पूरा फंड ही खराब हो जाएगा। तो द बेस्ट वे टू कीप द इमरजेंसी फंड सेफ इज नॉट हैविंग एनी डेबिट कार्ड विच इज लिंक्ड विद दैट पर्टिकुलर कार्ड। चेक रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस इमरजेंसी अकाउंट के साथ कोई भी डेबिट कार्ड को लिंक मत कीजिएगा। अगर लिंक करोगे तो आप जरूर फ्यूचर में खर्चा कर दोगे। ये एक जस्ट बोनस टिप था मेरी तरफ से। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईएमआई रूल्स। आजकल सब कुछ ईएमआई से मिलता है, घर, गाड़ी, अप्लायंसेस, आपको जो भी चीज चाहिए सब कुछ मिल जाएगा ईएमआई के साथ। लेकिन ये जो ईएमआई है ये भी आपको प्लान करना चाहिए। तो जो बेसिक रूल है ईएमआई का वो है 35% जो आपका सैलरी है ना उससे ज्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा ईएमआई दे रहे हो तो आपका जो फाइनेंस का प्लानिंग है ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ होम लोन है तो वो 25% ऑफ योर सैलरी होना चाहिए। अगर 25% से ज्यादा ईएमआई दे रहे हो तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, आपको कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लान नहीं करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है अपने बच्चों से पैसे मांग के अपनी रिटायरमेंट लाइफ का गुजारा करना। आपका जो 10% जो अमाउंट है अपना सैलरी का उसे आप अपने रिटायरमेंट फंड पे रखो, एनपीएस अकाउंट खुलवाओ, कोई एक रिटायरमेंट प्लान लो
जहां पे आप 10% आपका सैलरी सेव करोगे फॉर द गोल्डन ईयर्स। और जब आप अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके रिटायरमेंट प्लान करना चालू कर दो, क्योंकि आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो आपका जो कॉर्पस है, जो फाइनल अमाउंट है ना, वो कम होता जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप रिटायरमेंट का प्लानिंग चालू कर दिए एट द एज ऑफ 20 और आप चाहते हो सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे आपका रिटायरमेंट फंड पे, और लेट्स से आपको 10% एनुअल रिटर्न मिलता है आपका इन्वेस्टमेंट से, और आप यू स्टे इन्वेस्टेड अंटिल द एज ऑफ 60, तो एट द एज ऑफ 60 आपके पास 2.88 करोड़ रुपीस होगा। ये तो हो गया आपका रिटायरमेंट प्लानिंग एट द एज ऑफ 20। अब एट द एज ऑफ 30 में रिटायरमेंट प्लानिंग लेते हैं। अगर आप अपना रिटायरमेंट का जो प्लानिंग है उसे एट द एज ऑफ 30 में चालू करते हो और सेम अमाउंट मतलब 5,000 पर मंथ देते हो, आपको 10% का रिटर्न मिलता है और यू स्टे इन्वेस्टेड अंटिल द एज ऑफ 60, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रहेगा। डिफरेंस समझिए। अगर एट द एज ऑफ 20 आप अपने रिटायरमेंट प्लान करना चालू करते हो तो आपके पास 2.88 करोड़ होगा, और अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लान करना चालू करते हो एट द एज ऑफ 30 तो आपके पास विद द सेम अमाउंट विद द सेम रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रहेगा। तो ये बेहतर है आप अपना रिटायरमेंट जल्दी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको रिटायर एक ना एक दिन होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है परचेसिंग योर होम। अभी सबको अपना ड्रीम होम खरीदना है, लेकिन जो सवाल है आपको कितना खर्चा करना चाहिए वो ड्रीम हाउस बनाने के लिए। आप चाहते हो तो आप लाखों करोड़ों खर्चा कर सकते हो, लेकिन इसका एक रूल है, वो है आपका एनुअल सैलरी इंटू 4। तो अगर आपका एनुअल सैलरी है 10 लाख, देन यू शुड बाय अ हाउस वर्थ 40 lakhs, और आपका एनुअल सैलरी है 20 lakhs, देन यू शुड गो फॉर अ हाउस वर्थ ऑफ 80 lakhs। अगर आप अपने नए हाउस का जो बजट है उसे आपका एनुअल सैलरी इंटू 4 से कैलकुलेट करके निकालते हो तो 25% का जो फॉर्मूला है वो बराबर बैठता है आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपका फाइनेंशियल प्लान में। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंश्योरेंस। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आप जैसे ही अपना नौकरी चालू करते हो 2 इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए। पहला टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली ये एक तरह का इंश्योरेंस है जब आपका जो लाइफ है उस लाइफ के अगेंस्ट पे एक लमसम अमाउंट इंश्योर किया रहता है। तो बेसिकली इस पे जो टर्म इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका उम्र 25 ईयर्स है और 1 करोड़ का कोई एक टर्म प्लान लेने के लिए, तो आपका जो ईयरली प्रीमियम होगा वो लगभग 7-8 हजार के आसपास होगा। अभी बेसिकली समझ लेते हैं टर्म प्लान में आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता, लेकिन इन केस अगर आपका कुछ होता है तो आपका जो फैमिली आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो उसे एक लमसम अमाउंट मिलता है और वो लोग फाइनेंशियली सिक्योर होता है। तो ये चीज आपको अपनी जो पर्सनल फाइनेंस के लाइफ में ऐड कर लेना चाहिए फॉर योर इमीडिएट फैमिली। और जो नेक्स्ट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के दिन पे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल सर्जरी, सब कुछ जो मेडिकल इन्फ्लेशन है ओवरऑल ये बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप जाते हो हॉस्पिटल में कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने के लिए, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट करेगा आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उस पे। आपका सेविंग्स खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए सो दैट यू आर स्टेइंग अहेड ऑफ ऑल द अनफोर्सिन थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न और ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं आपके साथ एक सिंपल सा फॉर्मूला या रूल शेयर कर रहा हूं, वो है रूल ऑफ 72। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से 14% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पैसा आपको 6 साल में डबल हो जाएगा। अगर आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पैसा लगभग 5 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट से 8% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 9 ईयर्स में डबल होगा। तो ये जो रूल ऑफ 72 है ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए है, लेकिन मेरे हिसाब से आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो हमेशा जो इन्फ्लेशन रेट है उसे बीट करना चाहिए। आज के दिन पे इंडिया का इन्फ्लेशन 6% के आसपास है और आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 6% के नीचे है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको वो इन्वेस्टमेंट डाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है और उसका रिटर्न है 6% के ऊपर होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है इक्विटी या बैंक एफडी। किस पे इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा।
मुझे याद है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब चालू किया था मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी बैक इन 2008, उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा डालता था। बाद में 2008 में आपको सबको पता है कि मार्केट में क्रैश हो गया और मेरा भी बहुत सारा पैसा का नुकसान हुआ। उस टाइम पे मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि सारे के सारे पैसा अगर मैं शेयर मार्केट में डालूंगा और कभी भी मार्केट क्रैश होता है तो मेरा पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए आपको ये माइंडसेट नहीं बनाना है मेरे को सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मेरे को सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही पैसा रखना है, बाकी शेयर मार्केट ये सब में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे जगह बहुत ही रिस्की है। ये सोचना गलत है। आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इज द की ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी मैं अपने वीडियो में बार बार आपको बताता रहता हूं। आप अपने पर्सनल फाइनेंस को जब प्लान कर रहे हैं, आपका जो पैसा है वो बैंक में भी रखिए, एफडी में भी रखिए, पीपीएफ में भी रखिए, एनपीएस में भी रखिए, स्प्रेड आउट कीजिए। तो ये जो 10 पॉइंट है ये आपको हेल्प करेगा अपना पर्सनल फाइनेंस को प्लान करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।